हेलो बच्चों, सो टुडेज ये द लास्ट लेक्चर ऑफ द सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन सीरीज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। थर्मोडायनेमिक्स हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि ये कहना भी गलत होगा क्योंकि जो थर्मोकेमिस्ट्री है वो भी थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है, बट क्योंकि हम दोनों को अलग अलग पढ़ रहे हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स का जो पार्ट जो कोर्स में है वो हम कर चुके हैं। थर्मोकेमिस्ट्री के लास्ट पोर्शंस बचे हैं, ठीक है। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एंथैल्पी किस किस टाइप की थी, है ना। तो टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ की ही हम बात कर रहे थे, ठीक। टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज़ में डिपेंडिंग ऑन की प्रोसेस क्या है हम लास्ट टाइम 3 देख चुके थे। एक तो नॉर्मल था कि किसी भी रिएक्शन के लिए अगर तुमको कैलकुलेट करना है ना, एंथैल्पी, तो वो तुम कैलकुलेट कर सको, ठीक है। तो ओके, अच्छा। दूसरा ये था कि अगर वो लाइक कहीं कोई एलिमेंट अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से कोई और एलिमेंट या कोई और कंपाउंड बना रहा हो तो तब हम कहते हैं, या किसी और फॉर्म में चेंज हो रहा हो तो तब हम उसे कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। हमने कंबस्शन के बारे में भी देखा। अब इन तीनों के अलावा ऐसा तो नहीं कि इसके अलावा और कोई केमिकल रिएक्शंस या प्रोसेस ही नहीं होते हैं, तुम सबको पता है। जैसे अगर मैं कहूँगा कि जैसे कि भाई कोई सोल्यूशन है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल HCl है ना, इसको हमने वाटर में मिला दिया तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन हो गई, ठीक है। अगर मान लो कोई आयन है या कोई एनहाइड्रस सॉल्ट है, अगर हमने उसको हाइड्रेट कर दिया, है ना, उसका हाइड्रेशन हो गया तो हाइड्रेशन वाली एनर्जी हो जाएगी। उसमें एनर्जी रिलीज़ या भाई देखो दो ही तो केसेस है ना। तीसरा केस है कि कोई एनर्जी रिलीज़ या एब्जॉर्ब नहीं हुई, वो अलग बात है, बट या तो भाई एनर्जी रिलीज़ होगी या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। तो जैसे इसमें एनर्जी क्या कहते हैं, रिलीज़ या एब्जॉर्ब हो सकती है ना। अच्छा, सेम अगेन क्योंकि ये सोल्यूशन की है, क्योंकि इसके अलावा न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इसके अलावा तुम्हारा प्रेसिपिटेशन हो गया, इसके अलावा तुम्हारा आयोनाइजेशन हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस हैं जिनके लिए कोई ना कोई एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज होगा, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। पॉजिटिव मतलब एंडोथर्मिक, एनर्जी एब्जॉर्ब की गई। डेल्टा एच अगर नेगेटिव है, एंथैल्पी नेगेटिव, एंथैल्पी चेंज अगर नेगेटिव है तो क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक, है ना। एनर्जी हैज़ बीन गिवन आउट ऑफ द सिस्टम, गॉट दैट। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज हम लेंगे। द फर्स्ट वन अमंग्स देम इज एंथैल्पी ऑफ अ सोल्यूशन। माई लैपटॉप इज, भाई स्क्रॉल हो जा, स्क्रॉल होना कहते हैं ना इसको, हाँ ऐसे स्क्रॉल हो जा, ठीक है जी। तो फर्स्ट वन अमंग्स देम इज, या फोर्थ कह लो, एंथैल्पी, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। अभी इंटीग्रल एंथैल्पी का मतलब क्या है वो बताते हैं। भाई जैसे चूना होता है, चूना पहले बचपन में तुमने देखा होगा, पहले तो क्योंकि चूने की पुताई होती है, आजकल तो प्लास्टिक पेंट्स आ गए सॉरी। तो पहले चूने की जो पुताई होती थी, रंग रोगन मतलब दिवाली के आसपास होता था ना, आने वाले नवंबर में है, तो तुम देखोगे कि चूना मिला जाता था पानी में। और तुम जब भी कभी ऑब्जर्व करना, अगर कहीं पे तुमने नहीं देखा हो तो कहीं कोई रंग रोगन हो रहा हो, स्कूल में हो रहा हो, कहीं पे हो रहा हो, तो देखना कि एक किसी जिसमें भी वो मिलाते हैं ना उस चूने को पानी में, तो पानी हल्का सा उबलता सा है ना। तो उसमें होता क्या है कि देयर इज़ हीट इवॉल्व, नॉट दैट कि वो उबलने लगता है, बट हीट एंड सम गैसेज आर इवॉल्व। तो हीट इवॉल्व होने का मतलब क्या हुआ कि चूना वाटर में डिजॉल्व हो गया, लेकिन विद एवोल्यूशन ऑफ हीट, है ना, विद नेगेटिव एंथैल्पी चेंज, है ना, एक्सोथर्मिक, गॉट इट। अच्छा, सेम चीज़ अगर तुम देखो ग्लूकोज के साथ में, ये तो बहुत आसानी से कर सकते हो भाई। ग्लूकॉन डी गर्मियों में पीते ही हैं, क्या पता किसी के यहाँ पड़ा ही हो, और अगर अभी पड़ा है तो भाई इस लेक्चर के बाद एक बार जाके देखना, नॉर्मल पानी लेना, ठंडा पानी मत लेना, नॉर्मल पानी लेना, उसमें तुम 1 चम्मच डालना ग्लूकोज, तो टच करके देखना ग्लास को, और स्टील का ग्लास रखना ताकि टेम्परेचर पता कर सको। तो हो सकता है
पता ना चले, दूसरा डाल के देखना, तो हो सकता है कि वो थोड़ा और ठंडा हो जाए, तुम्हारे हाथ तुम्हें बता सके कि हाँ यार ये पहले से कम ज़्यादा ठंडा है। गॉट इट? तो वो क्या हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली उसने। एनर्जी एब्जॉर्ब करना मतलब एंडोथर्मिक। गॉट इट? एंडोथर्मिक, इसमें एंथैल्पी चेंज इज पॉजिटिव। गॉट इट? ठीक है जी। अच्छा, अब जैसे इसकी बात तो करूँ मैं, तो मैंने इसे वाटर में डिज़ोल्व किया, ठीक है, तो ये कुछ HCl ऐसे H2O बना देगा, मतलब इस तरीके समझो इसका, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डेल्टा H सोल्यूशन। गॉट इट? ये तो यहाँ लगा है ना, हाँ ठीक है, डेल्टा H सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि HCl जो है अब वो पानी में घुल चुका है, ठीक है। यहाँ पर मैंने H2 यहाँ लिखा और मैंने यहाँ पे भी H2 लिख दिया। ये इसलिए लिखा है क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है कि इसका 1 मोल कितने पानी में डिज़ोल्व किया गया, है ना। इसका 1 मोल 10 मोल में किया गया। अगर ऐसा हुआ, मान लो कि इसका 1 मोल 10 मोल में डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यहाँ पर 69.3, यही है 69.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 69.5 किलो जूल पर मोल, ठीक। ओके कूल। नाउ अगर तुम इसमें देखोगे HCl प्लस 10H2 है, इसमें तुम देखोगे तो एनर्जी इतनी रिलीज हुई है क्योंकि हमने बताया कि भाई इसको हमने सिर्फ 1 मोल ऑफ दिस हैज़ बीन डिजॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ दिस। मान लो कि हम इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कर दें, लेट्स से 25H2O कर देते हैं, ठीक है। ये क्या जाएगा, HCl 25H2O। यहाँ पर भी वही डेल्टा H सोल्यूशन होगा। ये कितना है, -72.3। ठीक, क्लियर होगी बात। तो तुम देख रहे हो जैसे जैसे हम पानी बढ़ाते जा रहे हैं ये एनर्जी बढ़ती जा रही है। क्लियर होगी बात। अगर मान लो मैं 25 की जगह यहाँ 40 रख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा H, क्योंकि HCl आएगा 40 H2O के साथ में, इसका डेल्टा H सोल्यूशन जो होगा दैट विल बी -73 किलो जूल पर मोल। तो तुम देख रहे हो कि बढ़ तो रहा है, लेकिन जो इंक्रीमेंट है ना, जो इंक्रीमेंट है एनर्जी में वो अब कम होता जा रहा है। यहाँ इसके बीच में देखो 15 मोल बढ़ाए तुमने वाटर के, यहाँ पर ये कितना बढ़ गया, 0.5 2.8 के आसपास यहाँ बढ़ गया। यहाँ पर कितना है, 0.8, वही 15 मोल बढ़ाने के बाद। अगर मैं इसको 200 कर देता हूँ, लेट्स से आई पुट इट एज 200, अगर तुमने इसको 200 H2O कर दिया, बहुत ज़्यादा होता है 200, मतलब 1800 ग्राम्स होगा, सॉरी 3600 ग्राम, 3.5 किलो के आसपास पानी होगा। तो डेल्टा H सोल्यूशन विल बी -74.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और अगर मान लो इन्फिनिट वाटर है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख दूँ, HCl गैस प्लस एक्वस, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, लाइक हमने इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दिया, तो तब क्या होगा, एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो फाइनल होगी, मतलब इससे ज़्यादा तुम पानी बढ़ाते चले जाओगे तो भी कोई ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, ये मैक्सिमम होगी। व्हाट इज़ दैट, एक्सेस -75, देखो -75 किलो जूल पर मोल। गॉट दैट, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो जैसे जैसे हमने पानी बढ़ाते चले गए, हमारा ये एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन बढ़ता चला गया, है ना। और ये सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है, सॉरी सैचुरेटेड कह रहा हूँ, ये इन्फिनिटली डाइल्यूट सोल्यूशन होता है। तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें जितना ये जो सॉल्वेंट की मात्रा होती है ये हमें हमेशा पता होनी चाहिए कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट हम कितने सॉल्वेंट में डाल रहे हैं। गॉट दैट। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला जाएगा वैसे वैसे ये एनर्जी भी बढ़ती चली जाएगी। तो उसमें लिखो इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन at a given concentration is the enthalpy change
व्हेन 1 मोल ऑफ द सोल्यूट, देखो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, ये आई एम गोइंग टू पोस्ट लाइक फॉर द स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू सेंड इट टू यू ओवर व्हाट्सएप, और जो ऑनलाइन अगर देख रहे हैं इसको तो तुम्हारे लिए ये मैं वेबसाइट पे डाल दूंगा दिस द PDF ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है। तो तुम नोट्स चाहे ना भी बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो मैं बहुत थोड़ा फास्ट हो जाऊंगा अभी नोट्स डिक्टेट करने में। When 1 mole of the solute is dissolved in a definite quantity of solvent, है ना, हमें quantity of solvent हमेशा पता होनी चाहिए। To produce a solution of a desired concentration, to produce a solution of desired concentration, देखो इसमें तुम देखोगे यहाँ पे मैंने HCl नहीं लिखा है ना, लेकिन HCl लिखा हुआ है, ये मानना है ना, ऐसा नहीं सोचना कि वो है ही नहीं वहाँ पे, गलती से गलत मत लिखना, ठीक है। कूल, ठीक। अब ये भी लिख लो कि while recording integral enthalpies of solution, while recording integral enthalpies of solution, it is a general practice to state the amount of, it is a general practice to state the amount of the solvent in which 1 mole of solute is dissolved, है ना, ये देना ज़रूरी है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि ये तो एक ही मोल है, लेकिन ये अगर तुम चेंज करते चले जाओगे तो एनर्जी चेंज होती चली जाएगी, ठीक है। अगर कभी ना दिया हो, मान लो कि क्वेश्चन में कभी ना दिया हो कि कितने मोल में, कितने मोल ऑफ वाटर या कितने मोल ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व है, तो क्या करना है, ये वाला केस लेना है, इन्फिनिट, मतलब वाटर की कोई कमी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर कोई सॉल्वेंट ही नहीं दिया तो वाटर अज्यूम करना है, गॉट इट, तो इसको नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट, चलो नोट डाउन क्या करना है, मतलब तुम यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द वेबसाइट एज वेल, ठीक है। नाउ एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, अब हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, देखो पहले अगर तुम्हें याद होगा मैंने ऐसे लिखा था, एक सेकंड रुको, वैसे सीधे से बताता हूँ, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ना दो अलग अलग तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, दो अलग अलग स्पीशीज़ के लिए। इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। अब हाइड्रेशन दो तरीके से होती है, एक तो एनहाइड्रस और पार्शियली एनहाइड्रस, सॉल्ट, ठीक है। और दूसरी होती है तुम्हारी गैशियस आयंस। गैशियस आयंस की हमने, इफ़ यू रिमेंबर करेक्टली, हमने हाइड्रेशन या सॉल्वेशन का प्रोसेस देखा था केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। उसमें क्या किया था हमने कि कोई भी आयन अपनी गैशियस अवस्था में, गैशियस स्टेट में कोई भी आयन अगर हम उसको वाटर में या किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसके ये इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरे प्रोसेस में जो एंथैल्पी रिलीज हुई है फॉर 1 मोल ऑफ दैट आयन, है ना, दैट इज कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। तो ये इसके लिए भी है, इसके लिए भी है। ये कैसे, जैसे मान लो मैं CuSO4 की बात करूँ, CuSO4.5H2O, है ना, दिस इज कॉल्ड ब्लू विट्रियोल। अगर मैं इसको हीट करता हूँ तो क्या होता है, CuSO4 प्लस 5H2O मिल जाता है हमको। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूँ तो हमें 1 मोल ये मिल जाएगा, दिस इज एनहाइड्रस कंडीशन, है ना, और ये क्या है 5H2O, वाटर मिल गया। तो इसमें अगर तुम देख रहे हो कि हमने इसमें हीट प्रोवाइड करी है, मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस रहा होगा ना, इसका डेल्टा H पॉजिटिव रहा होगा। मान लो कि मैं उल्टा कर दूँ, यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की हम बात कर रहे हैं वो एनहाइड्रस सॉल्ट की ही हाइड्रेशन की तो बात कर रहे हैं। अगर इसको मैं उल्टा कर दूं, है ना, यही इक्वेशन को मैं अगर उल्टा कर देता हूं तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ इस डायरेक्शन में जब हमने एनर्जी दी थी तो भाई इस डायरेक्शन में हमको एनर्जी मिलेगी, है ना। इसका मतलब क्या है, देयर इज सम चेंज। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी, व्हाट आई एम सेइंग इज कि देयर विल बी सम चेंज ऑफ एंथैल्पी और एनर्जी व्हेन देयर इज हाइड्रेशन ऑफ some anhydrous और partially anhydrous salt, got this? इतना तो क्लियर हो गया। इसके बारे में बात करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करो, इसमें लिखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, है ना, ऑफ एनहाइड्रस और पार्शियली एनहाइड्रस सॉल्ट, ये हेडिंग डालो। इसमें लिखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अ गिवन एनहाइड्रस, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अ गिवन एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ अ गिवन
एनहाइड्रस और पार्शियली हाइड्रेटेड या पार्शियली एनहाइड्रस सॉल्ट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of it combines with the requisite amount of water to form a new hydrated stable salt. भाई देखो मोस्ट स्टेबल यही है ना भाई, अगर तुम इसमें ये करो CuSO4 प्लस H2O, लेट्स से मान लो ये बन जाता है, मान लो ऐसा कुछ होता है, तो इसमें भी एनर्जी रिलीज होगी, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी उतना वो एनर्जी इससे ज़्यादा होगी, पहली चीज़। दूसरा चीज़ कि तुम देख रहे हो कि ये स्टेबल फॉर्म में भी नहीं है। मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी है? ये वाली है, ठीक है। तो स्टेबल फॉर्म में होना ज़रूरी है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए हम हाइड्रेशन एनर्जी नहीं कहेंगे, हम इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, है ना। अगर डिफाइन होगी तो इसके लिए होगी, इसके लिए भी डेफिनेटली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हम डिफाइन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बोल रहा है कि CuSO4 की हाइड्रेशन एनर्जी, तो वो ये नहीं बोल रहा है, वो ये वाले के बारे में बात कर रहा है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दोनों के लिए डिफाइंड है, लेकिन अगर कोई रेफरेंस दे रहा है द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ CuSO4, इट्स टॉकिंग अबाउट दिस वन, नॉट दिस वन, ठीक है। तो लिखो CuSO4 में लिखा, ये एग्जाम्पल लिख लो भाई, ठीक है, द हाइड्रेशन ऑफ दिस। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? अच्छा, हम एक चीज़ लिख लो कि लिबरेशन हमेशा होगा। लिखो देयर इज एन ऑलमोस्ट इनवेरेबली लिबरेशन ऑफ हीट इन सच रिएक्शन, मतलब डेल्टा एच विल बी नेगेटिव इन दीज रिएक्शंस, ठीक है। देयर विल ऑलवेज बी एन ऑलमोस्ट इनवेरेबली लिबरेशन ऑफ हीट इन सच रिएक्शंस, ठीक है। तो चलो ठीक है, तो मान लो हमारे पास ये एक सीन है, कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? देखो हमारे पास CuSO4 है, मैंने क्या किया, इसको मैंने 800 H2O के साथ इसको डिज़ोल्व कर दिया, ऐसा आ गया ये। ठीक है, CuSO4.5H2O, ठीक है, प्लस 795 H2O के साथ अगर हमने इसको रिलीज वो कर दिया तो क्या आएगा? CuSO4 800 H2O आ गए यहाँ पे भी। अगर तुम देखोगे तो इसमें कितना क्या क्या एनर्जी चेंज है? पहले वाले में -68 किलो जूल है, ठीक है, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ दिस। नेक्स्ट वाले में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ती है उल्टा। कितनी है वो? ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ये जो एंथैल्पीज़ हैं ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, ठीक। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, सॉरी ऐड नहीं, मैं इसको माइनस करके, मतलब है ना, -1 इंटू ऐसे करके अगर मैं ऐड कर दूँ तो क्या आएगा? ये उल्टा हो जाएगा ना, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा CuSO4 सॉलिड प्लस ये भी सॉलिड ही होगा, ठीक है, प्लस 5H2O विल गिव यू CuSO4.5H2O, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये क्योंकि नेगेटिव हो गया, दोनों को ऐड करना है तो क्या आएगा? -70, या इससे इसको माइनस करना है तो -78 किलो जूल पर मोल आ जाएगा। तो तुम अगर देखोगे इसके लिए डेल्टा एच, तो डेल्टा एच फॉर दिस वन, मतलब अगर मैं इसको 1 मानूँ, इसको 2 मानूँ, तो डेल्टा एच 3 है ये, तो डेल्टा एच 3 इज इक्वल टू डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2, ठीक है। क्लियर होगी ये बात? सिंपल इनफ, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। दिस इज़ हाउ यू कैन डू इट, गॉट इट? ठीक है, नेक्स्ट लिखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ गैसियस आयन। अगर गैसियस आयन हुआ तो क्या होगा? गैसियस आयन के केस में देखो, जैसे मान लो Cl- है ना, अगर तुमने Cl- देखा, Cl- प्लस H2O फॉर एग्जाम्पल, ये क्या होगा? HCl प्लस OH-, ठीक है। या एक सेकेंड रुको, नॉट दिस, माय बैड। और यहाँ पे H2O भी नहीं, यहाँ पे एक्वस लिखना होगा। क्यों? क्योंकि हम इसको एज मच, ये गैसियस आयन है, सॉरी मेरे को ऐसे लिखना चाहिए था, ये AQ है,
ठीक है, ये एक है, इसके करस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा एच होगा, मैं इसकी वैल्यू बता दूंगा, डोंट वरी। मान लो कि इसके करस्पॉन्डिंग कुछ डेल्टा एच है, ये याद नहीं करनी है वैल्यूज, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये दी होंगी तुम्हें हमेशा, ठीक है, इसलिए मैं भी याद नहीं करता, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिसकी याद हो जाए अच्छी बात है ना, कुछ एक की जो याद करने को मैं बता दूंगा, बट उसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, यहाँ पर अगर तुम देखो ये रिएक्शन है, ठीक, यहाँ पर गैसियस से एक्वस में चेंज हुआ है, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हुई होगी। तुम्हें याद है कि जब मैंने हाइड्रेशन या सॉल्वेशन के बारे में बताया था, तो हाइड्रेशन में क्या होता है, देयर इज पार्शियल बॉन्डिंग बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड दी आयन, है ना, और जब भी बॉन्डिंग होती है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, तो इसमें डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ठीक है, तो उसमें लिखो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ एनी गैसियस आयन, enthalpy of hydration of any gaseous ion is the enthalpy change when 1 mole of the gaseous ion is hydrated, 1 mole of this, है ना, gaseous ion कोई भी हो सकता है, H+ होता है, कुछ भी हो सकता है, gaseous ion is dissolved in, ठीक है, 1 mole of gaseous ion is dissolved in large amount of water to form its aqueous solution। ठीक है, ठीक, अच्छा, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, H+ का जो हाइड्रेशन की एनर्जी है दैट इज बाय कन्वेंशन टेकन टू बी जीरो, वो जीरो ली जाती है बाय कन्वेंशन। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लो और फिर ये इस इक्वेशन की को भी लिख लेना। ठीक है, अगर हम इसमें बात करेंगे तो दिस इज ऑलवेज नेगेटिव, ये ध्यान रख लेना, है ना, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर गैसियस आयंस इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और साथ में क्या लिखना है, मैंने क्या बोला कि H+ के फॉर्म में, H+ का जो आयन का हाइड्रेशन होता है, या देखो लिखो एंथैल्पी चेंज फॉर द हाइड्रेशन ऑफ H+ आयन इज टेकन टू बी जीरो बाय कन्वेंशन, गॉट दैट। Now let's talk about the next thing which is enthalpy of neutralization। भाई न्यूट्रलाइजेशन भी एक प्रोसेस है ना, न्यूट्रलाइजेशन एक प्रोसेस है। ओके, न्यूट्रलाइजेशन में होता क्या है कि भाई एक H+ होता है, एक OH- होता है, दे काइंड ऑफ कंबाइन तो नहीं कहना चाहिए, दे रिएक्ट विथ ईच अदर, है ना, या कंबाइन विद ईच अदर, और वो क्या बनाते हैं, एक अनडिसोसिएटेड वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं, मतलब H2O बना देते हैं वो। ठीक है, उसकी भी रिएक्शन लिखते हैं, पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, this is the 6th one, enthalpy of neutralization। तो कहाँ थे हम, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाँ देखो भाई, H+ ऐसे मानो अभी, H+ + OH- गिव्स H2O। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों आयंस हैं, आयंस ने एक अनडिसोसिएटेड मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे दिया। इस केस में, इस प्रोसेस में देयर विल बी सम एनर्जी रिलीज्ड, गॉट इट। अच्छा, अब इस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम कहते हैं एनर्जी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ये एनर्जी -57, ये एनर्जी तुमको याद रखनी है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ ये। ठीक है, डेल्टा H फॉर दिस इज -57.1 किलो जूल पर मोल और -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये इसके लिए है। ठीक, अच्छा, अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, तो जैसे मान लो H2SO4 है प्लस NaOH है, ठीक है, तो ये क्या दे देगा, Na2, अरे यार इस वाले उसको नहीं लेते, लेट्स टेक दिस एग्जांपल, HI प्लस NaOH, ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग बेस, और ये क्या दे देगा तुमको, NaI
प्लस H2O, ठीक है। इसके लिए भी डेल्टा H जो होगा वो गिवन होगा, मतलब फिक्स है ना। इसकी डेफिनेशन में मैं लिखवा दूंगा, अभी वैसे मैंने इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया तुम्हें, लेकिन फिर भी मैं एक डेफिनेशन जो लिखवाऊंगा उसमें इक्विवेलेंट होगा, ठीक है। ये क्लियर होगी बात, ये आ गया तो ये रहेगा, ध्यान रखना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि ये इसके इक्वल आए, इससे कम ही होगा, ध्यान रखना। अगर इन दोनों में से एक भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो द एनर्जी रिलीज विल बी लेस देन 57.1 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो लिखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज, दो तीन डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ। इट इज द एनर्जी या इट इज द हीट evolved, it is the heat evolved when 1 gram equivalent, when 1 gram equivalent of an acid, when 1 gram equivalent of an acid is neutralized by 1 gram equivalent of a base। अभी 1 gram equivalent का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर तुम देखो इसके मोल्स अगर तुम देखोगे तो 1 मोल है, और क्योंकि इसका H प्लस भी 1 देता है तो इसका इक्वलेंट भी 1 होगा। इसका मोल 1 है ना भाई, रिएक्शन में 1 मोल है, और इसमें OH माइनस कितने हैं, 1 में 1 है। अगर मैं बात करता हूँ H2SO4 की, देखो भाई इक्वलेंट में बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, जिसको नहीं समझ में आ रहा होगा इसके नेक्स्ट जो हम टॉपिक उठाएंगे दैट विल बी रेडॉक्स रिएक्शंस, उस वाले वीडियोस में जाके देख लेना कि व्हाट आई मीन बाय इक्वलेंट, ठीक है। इसमें अगर तुम देखोगे कि 1 मोल में 2 H प्लस हैं, ठीक है, तो इसके 1 मोल का मतलब होता है 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके लिए, क्योंकि इसमें 2 H प्लस है। अगर मान लो मैं इसकी बात करूं तो इसका क्या हुआ, इसका भी एग्जैक्ट सेम चीज़ आएगी। इसका 1 मोल इक्वल टू 2 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो कभी भी अगर हम बात करेंगे तो इस तरीके से होगी, देखो H2SO4 की अगर मैं बात करता हूँ प्लस 2NaOH, है ना, इसके लिए अगर तुम्हें मिलती है ये, तो क्या होगा, यहाँ पर जो डेल्टा H होगा दैट विल बी 2 इंटू 57.1। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बेसिकली 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके हैं, 2 ग्राम इक्विवेलेंट इसके हैं, ठीक है। इस वजह से अगर हमें ये यूज़ करना है तो हम वी विल राइट इट एज दिस माइनस हाफ H2SO4 प्लस 2 नहीं NaOH Na2 माइनस 57 गॉट इट, ये ध्यान रखना है। तो लिखो, इसमें लिख लिया है 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द बेस, और द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, the amount of heat released in the formation of 1 mole of water। ध्यान रखना, ये बहुत सबसे आसान तरीका यही है कि 1 मोल निकल रहा है, यहाँ पे कितने निकल रहे थे, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सिंपल है, ठीक है। इसमें 1 है, ठीक। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज इन द फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर व्हेन एन एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय अ बेस, when an acid is neutralized by a base, ठीक है। अच्छा, और लास्ट नेक्स्ट डेफिनेशन भी लिख सकते हो, the enthalpy change when 1 mole of H plus ions, when 1 mole of H plus ions in a dilute solution, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, 1 mole of H plus ions in a dilute solution combined with 1 mole of OH minus ions to give rise to undissociated water। तीनों के केस में देखोगे तुम अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, और हर एक में एनर्जी चेंज सेम है। गॉट इट, ये ध्यान रखना है बेटा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग सॉल्ट्स हैं, या स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, तो इसमें तो 1 मोल का हो ही रहा है। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसे बात करूँ, CH3COOH प्लस NaOH, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी डेल्टा H विल बी लेस दैन -57 बोलूँगा तो ग्रेटर देन बोलना चाहिए, -57.1 किलो जूल
या तो ऐसे लिख लो या फिर लिखो कि एनर्जी रिलीज इज लोअर देन 57.1 किलो जूल। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनाइजेशन की। ठीक है, आयनाइजेशन, आयनाइजेशन का मतलब क्या हुआ भाई, ये टूटेगा भी तो, ये टूटेगा भी तो। अगर मान लो कोई सॉल्ट है हमारे पास, कोई भी सॉल्ट एसिड कुछ भी है, तो टूटेगा भी तो। अब अगर टूट रहा है, जैसे मान लो, चलो ये तो आयनिक हो गए है ना, मान लो कहीं पे भी जैसे CH3COH है, अब अगर ये टूटा तो क्या देगा ये CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे एक बॉन्ड टूटा है, वो भी कौन सा, मॉलिक्यूलर बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड इसमें टूटा है, गॉट इट। अगर कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड टूटने पे क्या मिलता है, क्या देनी पड़ती है हमको, एनर्जी। बॉन्ड बनेगा तो हमको एनर्जी मिलेगी, गॉट इट। दोबारा बोल रहा हूँ, इफ़ अगर बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, अच्छा जी। अब यहाँ पे देखो, जैसे अगर मैं बात करता हूँ CH3COOH की, तो ये टूटेगा कैसे, CH3COO माइनस प्लस H प्लस। अब इस ब्रेकिंग में, इस तुड़ान में कुछ एनर्जी तो देनी पड़ेगी ना। ठीक है, तो डेल्टा H पॉजिटिव है, हु नोस कितना है। HCN की बात करो, HCN कैसे टूटेगा, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, चलो मान लो ये बेसिकली हो रहा है H प्लस प्लस CN माइनस, गॉट इट। ठीक, तो इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। ठीक है, इसको हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो लिखो इसमें व्हेनेवर, इसको कैसे कैलकुलेट करना है वो बता रहा हूँ, पहले कुछ लिख लो। ये क्यों, चलो ठीक है ऐसे करते हैं, पहले तो कराते हैं यार। HCN हमें कैलकुलेट करना है। नाउ लेट्स से हमारे पास ये है HCN का रिएक्शन, हमने एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करा दिया। ये वीक एसिड है, ध्यान रखना, दिस इज अ वीक एसिड। वीक एसिड का रिएक्शन हमने क्या करा दिया, NaOH। तो हमारे पास क्या क्या मिलेगा, Na प्लस प्लस CN माइनस प्लस H2O, यही तो आएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात। अच्छा, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इसका। और दूसरा H प्लस प्लस OH माइनस गिव्स H2O। ठीक है, अगर मैं क्या करूँगा इसको, मुझे इसके लिए चाहिए ना, तो मुझे तो ये तो ऐसे ही चाहिए होगा। ये अगर मैं उल्टा कर दूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी और इसमें कुछ एनर्जी रिलीज होगी। इन दोनों को ऐड करो तो क्या आएगा, HCN प्लस H2O से H2O कट गया। ठीक है, ये भी NaOH है, Na प्लस से Na प्लस कट गया, H2O से Na से हो गया। तो यहाँ पे क्या आएगा, OH माइनस, ये कट गया है यहाँ से, ये कट गया, ये कट गया, H प्लस इधर रहेगा प्लस CN माइनस, अच्छा OH भी तो कट जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास सीधे यही आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसके लिए अगर मैं डेल्टा H3 मानता हूँ, मान लो ये X है और ये Y है और ये Z है, देयरफॉर डेल्टा H3 इज इक्वल्स टू डेल्टा H1, क्योंकि इन दोनों को ऐड करेंगे तो ही तो यार है, प्लस डेल्टा H2। तो इसमें लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू X प्लस Y, है ना। आर वी क्लियर अबाउट दिस, कूल।
नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। भाई ये वैल्यू गिवन होगी, डोंट वरी, ये दोनों वैल्यूज़ गिवन होंगी, या हम इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट तुमको अपने क्लास में बैठ के नहीं करना है, मैं इन जनरल बोल रहा हूँ कि जो ये एनर्जीज निकाली गई होंगी एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू निकाली गई होंगी, तो ये हमें पता है, ये हमें निकालना है, हम निकाल सकते हैं। तो इसमें लिखो चलो ठीक है। अब इसमें जो चीज़ समझाऊंगा उसके बेसिस पे इसकी डेफिनेशन आएगी। कैसे? देखो यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो, इसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी दैट विल बी +57.1। ठीक है, और HCN और NaOH की एनर्जी कितनी दी है? HCN और NaOH की एनर्जी दी है -12। ठीक है, ये -12 किलो जूल दी है, ये प्लस इतना, इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या आएगा? 49.1 आएगा, ये 45.1। ठीक है, और वो भी पॉजिटिव। तो तुम देख रहे हो इसको यहाँ से यहाँ तोड़ने में, मतलब ये आयनाइजेशन ही तो हो रहा है, यही तो मैंने बताया आयनाइजेशन है। ये जो हो रहा है उसके एनर्जी कितनी आ रही है? 45.1, मतलब एनर्जी दी गई, एनर्जी वॉज एब्जॉर्ब्ड फॉर दिस प्रोसेस टू हैपन। विथ बॉन्ड ही तो टूट रहा है ना इनके बीच में, तो डेफिनेटली एनर्जी देनी पड़ेगी। गॉट इट? तो इस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। लेकिन एक चीज़ तुमने देखी नहीं, यहाँ पर अगर ये वीक एसिड है तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है ना, तो वीक एसिड को जब हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमेशा एनर्जी जो होती है रिलीज होती है वो कम होती है, वो एनर्जी रिलीज कम है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में तो इतनी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन रिलीज कितनी हुई? इतनी, क्योंकि कुछ एनर्जी इनको तोड़ने में लग गई। समझ में आया? नहीं आया? दोबारा बोल रहा हूँ। देखो भाई, ये प्रोसेस कैसा होगा? पहले ये बॉन्ड टूटेगा और फिर ये आयंस जो बनेंगे ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, हाइड्रेट हो जाएंगे। तो टोटल एनर्जी जो रिलीज हुई, मतलब अगर मान लो सिर्फ H+ और OH- का न्यूट्रलाइजेशन हो रहा है इस अकॉर्डिंग टू दिस, तो -57.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी। मतलब 57.1 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होनी चाहिए थी, लेकिन हो कितनी रही है? सिर्फ और सिर्फ 12, बिकॉज कुछ एनर्जी इज गेटिंग कंज्यूम्ड बाय द आयनाइजेशन प्रोसेस। गॉट इट? तो लिखो इसमें, whenever a weak acid or base reacts with a strong base or acid, मतलब weak acid with a strong base और weak base with a strong acid। ठीक है, दोनों में से एक ही, एटलीस्ट नहीं, दोनों में से एक ही वीक होना चाहिए। ठीक है, with a strong base or acid, the release of heat is less than 57.1 किलो जूल पर मोल। ये हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, is the release of heat is less than 57.1 किलो जूल पर मोल। This is because of the fact that these acids or bases are not completely dissociated. These acids or bases are not completely dissociated in the solution। ठीक है, some of the heat gets consumed in ionizing the ions। ठीक है, ionizing these acids and bases। ठीक है, some of the heat gets consumed in ionizing these acids and bases। This heat is known as enthalpy of ionization। एग्जाम्पल के तौर पे लिखना चाहते हो तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा H, ठीक है, दैट इज, ठीक है, -49 पॉइंट, अच्छा नॉट दिस वन, ठीक है, -49.0 है, नॉट 1। ठीक है, किलो जूल पर मोल। गॉट इट? अभी पूरा का पूरा लिख लो। ठीक है, एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट की जाएगी इस तरीके से। गॉट इट? ठीक है, अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस कितना बच गया भाई? हो गया होगा यार 30 मिनट्स, 40 मिनट्स हो गए। शिट, थोड़ा सा फास्ट होना पड़ेगा भाई अपने को, आज अपने को वो भी ख़त्म करना है।
देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ये क्या सीन है, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, ठीक है। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस का मतलब जैसे Cl2 की मैं बात करूं, है ना, Cl2 अपने मोस्ट स्टेबल फॉर्म से अगर मैं उसे वाटर में या एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर में डिज़ोल्व कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये आयन। ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस है, इसके करस्पॉन्डिंग जो डेल्टा H होता है दैट इज कॉल्ड योर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। इसमें पहले क्या होगा, सबसे पहले तो टूटेगा, सबसे पहले ये टूटेगा, किस में आएगा, Cl, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये आयनाइजेशन, डेल्टा HI, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो भी हम आगे देखेंगे। और फिर इसके बाद यहाँ पे हाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन होगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन होगा, यहाँ पर हाइड्रेशन होगा। तो मान लो यहाँ पर जो एनर्जी है दैट इज़ डेल्टा H1 एंड ये एनर्जी है डेल्टा H2 और ये एनर्जी है डेल्टा H3। ये जो डेल्टा H यहाँ पर होगा ये इन तीनों का सम होगा, है ना, दिस इज हेसेस लॉ, ठीक है, यूजिंग द हेसेस लॉ। तो लिखो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, enthalpy change when 1 mole of hydrated ions is obtained from elements, is obtained from elements in their standard states. Hydrated ions, 1 mole of hydrated ions is obtained from element, not elements, element in its standard state, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये, और ये तुम बना सकते हो, गॉट इट, ठीक है जी। अच्छा, H प्लस के हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। H प्लस का जो H प्लस फॉर्मेशन होता है, मतलब जो एक्वस आयन का, दैट इज टेकन टू बी 0, गॉट इट, ठीक है जी। तो मान लो कि हम यहाँ पर ऐसा कुछ बोल रहे हैं, दिस इज वॉट वी वॉन्ट टू कैलकुलेट। OH माइनस का अगर मैं बोलूँ कि इसका जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है ऑफ दैट आयन, मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो H प्लस की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दिस H प्लस। इसमें जो डेल्टा H है वो कितना होगा, उल्टा हो जाएगा ना, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं इसके डेल्टा H निकालना चाहूँ, डेल्टा H रिएक्शन जो होगा, वैसे डेल्टा H रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, डेल्टा H रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, डेल्टा H0 फॉर्मेशन किसका, H2O का लिक्विड में, ठीक है, माइनस इन दोनों का कैसे आएगा, एक सेकेंड, गैसेस ही होगा ना, नहीं एक्वस है, ठीक है, ठीक है जी, और माइनस ठीक है। हमें कैलकुलेट ये करना है, ये तो हमें पता है कि 0 होता है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं और ये यहाँ पे दिया हुआ है जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, गॉट इट, ठीक। तुम इस तरीके से इसको यूज़ करके इसका वैल्यू निकाल सकते हो। इसको इधर ले आओ, क्या आएगा, डेल्टा HF OH माइनस एक्वस इक्वल्स टू, ये इधर आ, सॉरी एक मिनट, ये हाँ ये इधर आ जाएगा, तो डेल्टा H0, सब जगह H0 ही है भाई, और ये भी ये
ठीक है, डेल्टा इंटू H2O L माइनस, ठीक है, ये कितना था -220, हे बाबा, ठीक है, 286 है, -286.1, और ये कितना जाएगा क्योंकि ये ऐड होगा इसमें, नेगेटिव है ना। अच्छा नेगेटिव क्यों बता रहे हैं, एक सेकंड रुको, Where did I make a mistake? अच्छा ओके सॉरी, ये इसमें माइनस होगा यार, ये मैं कहीं देख रहा हूँ कि गलती कहाँ करी मैंने। माइनस ऑफ -57.1, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 229 किलो जूल पर मोल, ठीक है, तो ये क्लियर है। तो तुम देख रहे हो कि तुम्हारा इस कहाँ गया, इसके फॉर्मेशन की हमने एनर्जी भी निकाली, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। गॉट इट, ठीक है जी। यहाँ पर तुम्हारा ये खत्म होता है, इसमें दो चीज़ें और हैं जिसको हम बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन एंड एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। सिंपल है कि मान लो जैसे ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में चेंज करना है, वैसे वर्सा उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर ऐसा हो कि एक से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, सेम का एलिमेंट का एक से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, जैसे सल्फर रोम्बिक से मोनोक्लिनिक पे चला गया, तो अगर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है सेम एलिमेंट, तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड, या एंथैल्पी चेंज होगा दैट विल बी कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। और एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन क्या हुआ कि भाई जब कभी भी दो एसिड्स और बेसिस रिएक्ट करते हैं और उन एसिड्स बेसिस के रिएक्शन से कोई सॉल्ट निकलता है जो कि प्रेसिपिटेट होता है, तो उस सॉल्ट के 1 मोल के प्रेसिपिटेशन से जो एनर्जी निकलेगी दैट विल बी कॉल्ड द एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन, ठीक है। तो लिखो एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन सबसे पहला है ना, इसमें कौन सा है ये पता नहीं, याद नहीं है मेरे को, इसके नेक्स्ट वाला, ठीक। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, एंथैल्पी चेंज when 1 mole of 1 allotropic form, when 1 mole of 1 allotropic form changes to another, ठीक है जी। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, C के बाद में बात करते हैं, जैसे C ग्रेफाइट है, ठीक है। तो अगर मैं इसे O2 के साथ रिएक्ट करूँगा तो क्या देगा, CO2 गैस, ठीक है। इसका डेल्टा H कुछ है, मुझे नहीं पता क्या है, वो भी मैं अभी बता दूंगा, है ना, डायमंड, ठीक है जी। अब मान लो ये भी O2 से रिएक्ट कर रहा है, इसने भी CO2 बनाया, अब इस प्रोसेस में डेल्टा H जो है वो 393 होता है, 393.51 माइनस ऑफ 393.51 किलो जूल पर मोल। इसके लिए जो डेल्टा H होगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इक्वल्स टू -395.41 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, तो हम क्या कर सकते हैं, -1, है ना। अगर मैं इसको उल्टा करने का मतलब यही हुआ ना कि इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मतलब हमारे पास क्या जाएगा, C ग्रेफाइट, C डायमंड, ठीक है जी। यहाँ से यहाँ पे चले गया। अब अगर मेरे को इसके लिए डेल्टा H निकालना है दैट विल बी इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, तो क्या आएगा, डेल्टा H1 माइनस डेल्टा H2, ठीक है। तो दिस विल बी कम आउट टू -393.51 माइनस ऑफ -395.41, ये आते हैं 1.9 किलो जूल के आसपास, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिशन है यहाँ से यहाँ का, ये 1.9 किलो जूल पर मोल है। और जो प्रेसिपिटेशन है, प्रेसिपिटेशन में इसकी डेफिनेशन लिख लो, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। कोई भी एक प्रेसिपिटेट 1 मोल बनना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे BaCl2 वाला एग्जांपल लेते हैं, BaSO4 का, ठीक है। ये बहुत ही फेमस एग्जांपल है, इसलिए हर बार इसको ही लेता हूँ मैं। BaCl2 प्लस H2SO4,
अगर मैं ऐसी बात करता हूँ तो BaSO4 प्लस क्या आएगा, BaSO4 प्लस क्या हो गया इसको, HCl। ठीक है जी, इसमें ये क्या है, दिस इज द प्रेसिपिटेट। तो 1 मोल जब इसका बनेगा, जो इसके लिए एनर्जी एंथैल्पी चेंज होगा वो तुम्हारा मतलब जो इस प्रोसेस के लिए एंथैल्पी चेंज होगा, दैट विल बी दी एंथैल्पी ऑफ प्रेसिपिटेशन। ठीक है, ओके। तो तुम इसको नोट डाउन करो। ठीक है ना। तो अब लास्ट जो पोर्शन है हमारा वो बचता है, दैट इज कॉल्ड द बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। अब तुम बोलोगे सर तीन तो आप बता रहे हो, बॉन्ड एंथैल्पी भी बोल रहे हो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल रहे हो, बॉन्ड एनर्जी भी बोल रहे हो। तो यहाँ पर बॉन्ड एनर्जी को थोड़ी देर के लिए किनारे कर दो। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा एक वाइडर टर्म हो गया। ठीक, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है वो देखते हैं। देखो भाई, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, ये क्या है, H2O है, वाटर है। मान लो मैं इसको तोड़ता हूँ और यहाँ से एक H एटम निकलता है और यहाँ पे एक OH रेडिकल निकलता है, इसको रेडिकल कहते हैं, है ना, फ्री रेडिकल। सबको पता ही होगा, नहीं पता तो आज जान लो अभी के लिए। ठीक है, इसमें मतलब ये हमने ये बॉन्ड तोड़ा है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ये आ गया। अच्छा जी, अब अगर मान लो ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक। तो तुम देख रहे हो यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पर हुआ ये है कि तुम्हारे पास ये भी क्या हो गया इसको, ये भी और ये भी OH बॉन्ड है और ये भी OH बॉन्ड है। तो यहाँ पर भी हमने एक OH बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पर भी एक OH बॉन्ड तोड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है क्या होना चाहिए? अगर मान लो मैं कहता हूँ कि ये डेल्टा H1 यहाँ पे है और डेल्टा H2 यहाँ पे है, तो क्या डेल्टा H1 डेल्टा H2 के इक्वल होगा? नॉट नेसेसरीली, ध्यान रखना, है ना। इस केस में एटलीस्ट नहीं है, क्योंकि बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड नहीं होगा। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर OH बॉन्ड यहाँ पे भी टूट रहा है, यहाँ पे भी टूट रहा है, तो हम ये क्यों बता रहे हैं कि ये दोनों अलग अलग है? एक्चुअली में जब हम ऐसा करते हैं तो ये पता चलता है कि दोनों अलग अलग हैं। तो हम इस OH बॉन्ड को कि अगर हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब इस OH बॉन्ड की एनर्जी को तोड़ना है, इस बॉन्ड को तोड़ना है, तो उसके लिए जो एनर्जी चाहिए है दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब तुम बोलोगे बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में क्या फ़र्क है? तो इसमें तुम देख रहे हो 2 OH हैं, है ना। तो OH बॉन्ड जब कभी भी तोड़ोगे तो, या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड जब भी कभी भी कहोगे तो इन दोनों का एवरेज कहोगे। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH, ठीक है, उसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है वैसे, या मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 अपॉन 2। क्लियर होगी बात? तो इसको बहुत सरल शब्दों में दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर किसी बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल रहे हो, किसी भी बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकाल रहे हो, तो वो बॉन्ड जितने भी मॉलिक्यूल्स में आएगा उन सब में उस बॉन्ड को जब तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जो एनर्जी मतलब तुम्हें देनी पड़ेगी, उन सब का एवरेज निकाल के तब तुम कहोगे कि इस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी इतनी है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में 501.87, 423.38, 501.38 ये ना, 501.87 सॉरी 87 और 423.38। ठीक है, तो अगर इन दोनों को
एवरेज लोगे तब तुम्हारा आएगा। मान लो ये OH बॉन्ड कहीं और पे भी हो, उनका भी निकालोगे तब आएगा। जैसे H2O2 है ना, H2O2 में क्या होता है, यहाँ पे भी 2 बॉन्ड है ना, इनको तोड़ के इनकी जो एंथैल्पी ऑफ क्या कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी आएगी, उसको तुम इनके साथ ऐड करोगे, फिर 4 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 4 अलग अलग एनर्जीज होगी ना OH बॉन्ड की। तो इस तरीके से तुम इसको कैलकुलेट करते हो, ये ध्यान रहेगा, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है वो क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी इट इज द, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी एवरेज एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय सेट बॉन्ड प्रेजेंट। एक सेकंड रुक जाओ। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज गिवन बॉन्ड स्पेसिफिक कंपाउंड। ओके सॉरी, तो ये जो मैंने अभी तक डिफाइन किया दैट वाज बॉन्ड एंथैल्पी, नॉट बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी एंड बॉन्ड एंथैल्पी 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, सॉरी बॉन्ड एंथैल्पी जो है, बॉन्ड एंथैल्पी जो है दैट इज डिफाइंड, जो मैंने इस तरीके से डिफाइन किया है। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर तुम बात करोगे तो वो क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में एक पर्टिकुलर बॉन्ड अगर तुम तोड़ रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में अगर तुम एक बॉन्ड तोड़ रहे हो, उसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी होगी वो तुम कहोगे कि दैट इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। जैसे पहले वाले केस में दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ OH बॉन्ड, कौन से वाले का, जो पहले तोड़ा गया है। और ये किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हो गई, ये भी OH बॉन्ड की, लेकिन जो दूसरे वाले में तोड़ा गया है, जो सेकंड बॉन्ड था वो। क्लियर हुई बात। तो दोबारा से इसको बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो होती है वो किसी भी एक पर्टिकुलर बॉन्ड की, किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड में जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। क्लियर होगी बात। और जो इन सब का एवरेज लेके, जितने भी जगह पे वो बॉन्ड आ रहा है उन सब का एवरेज लेके जो एनर्जी आती है पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए, दैट इज कॉल्ड इट्स बॉन्ड एंथैल्पी, है ना। तो इन जनरल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी विल ऑलवेज बी डिफरेंट फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी। क्यों, क्योंकि ये देखो ये 462 के आसपास कुछ आएगा, तो ये इससे भी डिफरेंट है, इससे भी डिफरेंट है। गॉट दिस, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये दोनों यूजुअली डिफरेंट होते हैं। देयर इज़ वन केस जिसमें इक्वल होते हैं, वो मैं बताऊंगा, पहले कुछ लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो कोई देखो बॉन्ड बनेगा, ऐसे ना, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी देनी पड़ेगी। तो बॉन्ड डिसोशिएट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, इसलिए नाम भी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या बॉन्ड एंथैल्पी है। तो लिखो, व्हेन अ बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, when a bond is formed between two atoms, energy is released and the same amount of energy will be required, and the same amount of energy will be required to break the bond. Clear होगी बात, ठीक है जी। bond dissociation enthalpy क्या होती है वो लिख लो। it is the amount, yeah, it is the enthalpy required, it is the enthalpy required to dissociate a given bond. It is the enthalpy required to dissociate a given bond of some specific compound. किसी भी specific compound का कोई specific bond है ना, ये वाला bond तोड़ रहे हैं, कौन सा, जो पहला bond है। अब तुम बोलोगे सर ये भी तो पहले तोड़ सकते थे, अग्रीड। तुम अगर इसको पहले तोड़ोगे ना तो इतनी एनर्जी तुमको देनी पड़ेगी, और फिर तुम इसको बाद में तोड़ोगे तो इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसमें कोई डाउट नहीं है। पहले जो टूटेगा उसमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो लिखो, given bond of some specific compound, full stop. more precisely, अब मैं more precise हो गया थोड़ा सा, क्योंकि एकदम से नहीं समझ में आएगा। लिखो, the amount of energy required to break, the amount of energy required to break 1 mole of bond of a particular type, 1 mole of bond of a particular type between two atoms in a particular compound, between two atoms in a particular compound, to separate the atoms in the gaseous state, under 1 atmospheric pressure and specified temperature. ये जो बॉन्ड टूट रहा है ये 1 atmospheric pressure और किसी भी एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे टूट रहा होगा, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी की डेफिनेशन लिखो, इट इज द एवरेज ऑफ एंथैल्पीज required to dissociate
required to dissociate the same bond, the said bond is the average of enthalpies required to dissociate the said bond present in different gaseous compounds into free atoms. यहाँ पर क्या है, इसको जब तोड़ा तो अपने फ्री एटम से फ्री रेडिकल्स में चेंज हो गया, सेम वे यहाँ पे तोड़ोगे तो भी फ्री एटम और फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा. इन सब के केस में जो भी एंथैल्पी ऑफ या बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उन सब का एवरेज जो आएगा दैट विल बी कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. ठीक है. सेड बॉन्ड प्रेजेंट इन डिफरेंट गैसियस कंपाउंड्स इनटू फ्री एटम्स और रेडिकल्स इन द गैसियस स्टेट. ये भी गैसियस स्टेट है और ये भी गैसियस स्टेट में ही होंगे. तो यहाँ पे एग्जांपल लिख लो जो मैंने लिखवाया है यहाँ पे, ये एग्जांपल लिखो. ठीक है. लिखने के बाद क्या लिखना है, इन केस ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी और बॉन्ड एंथैल्पी मे और मे नॉट बी सेम. ये लिख लो, BDE एंड BE मे और मे नॉट बी सेम. ठीक है. इन जनरल तो सेम नहीं होंगे. सेम किस वक्त होंगे, जब डायटोमिक मॉलिक्यूल हो. जैसे H2 की अगर तुम बात करो, ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल है ये यहीं पे बनेगा, ये बॉन्ड हमेशा इसी में आएगा, इसके अलावा और कहीं है ही नहीं. अगर इसके अलावा और कहीं ये बॉन्ड प्रेजेंट ही नहीं है तो हम क्या कहेंगे इसको कि ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. भाई मान लो इसके लिए, इसको तोड़ने के लिए x किलो जूल चाहिए, इसको तोड़ने के लिए x किलो जूल चाहिए. ठीक है. लेट्स से मैं इसको सीधे सीधे लिख देता हूँ. ऐसे करके मान लो ये है, ये भी गैसियस है, ये भी गैसियस है. ठीक है. और इसके लिए जो डेल्टा H है दिस इज़ x ग्राम्स, सॉरी x किलो जूल पर मोल, है ना. तो यही इसका BDE भी है. क्यों? क्योंकि एक बॉन्ड है, कोई पर्टिकुलर बॉन्ड है किसी पर्टिकुलर कंपाउंड में, उसको एक मोल को तोड़ने के लिए एनर्जी इतनी चाहिए, दैट इज दिस. अब इसके अलावा और कहीं आता ही नहीं है तो इसका एवरेज कितना आएगा, एग्जैक्टली इसके इक्वल. तो दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू, है ना. और इसको इस तरीके से लिख सकते हो H है ना, एप्सिलॉन HH. एप्सिलॉन से इसको डिनोट किया जाता है. गॉट इट. In case of diatomic molecules, such as H2, the bond enthalpy and bond dissociation enthalpy are identical because each refers to the reaction. ठीक है ना. this reaction only. Got it? चलो जी. अब इसका एक संक्षिप्त में जो बॉन्ड एंथैल्पी है उसको लिखो. द बॉन्ड एंथैल्पी गिवन फॉर एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ एटम्स, द बॉन्ड एंथैल्पी गिवन फॉर एनी पर्टिकुलर पेयर ऑफ एटम्स is the average value of the dissociation enthalpies of the bonds for a number of molecules in which the pair of atom appears. मतलब जैसे यहाँ पे OH है, OH जहाँ पर भी अपीयर करेगा जैसे बॉन्डेड फॉर्म में, वो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स लेने हैं तुमको, वो सारे के सारे कंपाउंड्स लेने हैं और उसमें OH बॉन्ड या जो पर्टिकुलर बॉन्ड की तुम बात कर रहे हो उसमें वो उसकी जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी उस सबका एवरेज आएगा. गॉट इट. अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है? इसकी एप्लीकेशन है भाई, या तो तुम एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन कैलकुलेट कर सकते हो और इसका फॉर्मूला क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, है ना. बहुत सिंपल फॉर्मूला है लेकिन ये सबसे उल्टा है. अभी तक तुम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर रहे थे ना, तो अगर तुमको मान लो डेल्टा HR जानना है, दिस विल बी इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ. देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अगर किसी एक की दी है तो ठीक है, लेकिन इन जनरल इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता नहीं है. हम जब यहाँ पे यूज़ करेंगे तो सारी की सारी एवरेज यूज़ करेंगे. तो बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ ऑल द bonds of in the reactants मतलब सब में in the reactants minus sum of bond enthalpies of all the bonds
सम बॉन्ड ऑफ ऑल द बॉन्ड्स इन द प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आ गया, क्लियर है, ये ध्यान रखना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भी मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है, देखो जैसे C2H4, जैसे अगर मैं बात करूँ C2H4, ये सबको पता है C2H4 क्या होता है, C डबल बॉन्ड C H H H। अच्छा ऐसा करते हैं, इस तरीके से ही कर लेते हैं, HCl गिव्स C C H H H H H Cl। मतलब ये रिएक्शन है, क्यों है क्या है अभी उस पर जाते नहीं, ऐसा रिएक्शन हुआ और ये प्रोडक्ट मिल गया। तो अगर तुम ध्यान से देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे 4CH बॉन्ड्स हैं, प्लस यहाँ पे 1CC बॉन्ड है, C डबल बॉन्ड C है मतलब। अच्छा यहाँ पर क्या है, साथ में एक HCl बॉन्ड है ना। अच्छा यहाँ पर क्या है, 5CH बॉन्ड्स हैं, एक CC बॉन्ड है और एक CCl बॉन्ड है ना। तो अगर मैं इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा यहाँ पर, देखो रिएक्टेंट का की बॉन्ड एंथैल्पीज़ का सम माइनस प्रोडक्ट की बॉन्ड एंथैल्पीज़ का सम। तो अगर मैं इसको लिख रहा हूँ 4 एप्सिलॉन H, अच्छा सॉरी ये HH नहीं है, CH है, CH प्लस 1 एप्सिलॉन C डबल बॉन्ड C प्लस 1 एप्सिलॉन, या एप्सिलॉन में 1 रहने दो, HCl ठीक है, माइनस ऑफ 5 ठीक है। ठीक, बस इनकी वैल्यूज़ अगर तुम्हें पता है, वैसे गिवन होगी, यूजुअली ये गिवन होती है, तुम्हें कहीं से कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज़ गिवन होगी, ये गिवन होंगी तो तुम ये निकाल सकते हो हमेशा, है ना। तो इस तरीके से करना है। तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट द बॉन्ड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन यूजिंग दिस। ठीक है, दूसरा होता है कि रेजोनेंस है, रेजोनेंस के एक बारे में भी बताते हैं, एक मिनट को। ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी जो है, रेजोनेंस एनर्जी मैंने तुम्हें बताया था कि रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी मिलती है ना, किसी भी प्रोडक्ट को, सॉरी किसी भी कंपाउंड को। तो जो रेजोनेंस एनर्जी होती है, ये पहला था कि ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर कैलकुलेट करना, दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन, ये सेकंड एप्लीकेशन है रेजोनेंस एनर्जी। अगर रेजोनेंस एनर्जी तुम्हें कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ध्यान से, तुम्हारा जो रेजोनेंस हाइब्रिड जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो सबसे स्टेबल होता है, ठीक है। और जो तुम्हारा जो कैनोनिकल फॉर्म्स होती हैं, है ना, उनकी जो एनर्जी होती है, ठीक, उनकी एनर्जी इससे हमेशा ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ऑफ द हाइब्रिड, है ना, एंथैल्पी ऑफ द हाइब्रिड माइनस एंथैल्पी ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स, जो बॉन्ड एंथैल्पीज़ हैं, ठीक। अगर तुम ये कैलकुलेट कर पाए, मतलब इन दोनों का डिफरेंस अगर कैलकुलेट कर पाए, तो तुम्हारे पास रेजोनेंस एनर्जी निकल जाएगी। तो लिखो एक्सपेरिमेंटल हीट ऑफ फॉर्मेशन। एक्सपेरिमेंटल मतलब ये एक्सपेरिमेंटल क्यों बोले, क्योंकि हमें एक्चुअल स्ट्रक्चर तो पता नहीं है भाई, जो उसका एक्चुअल जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो हमें नहीं पता होता, वो क्योंकि ल्यूइस स्ट्रक्चर में हम उसको दिखा ही नहीं सकते, तो हमें नहीं पता कि वो कैसा होगा, इसलिए हम एक्सपेरिमेंटली वो एनर्जी को निकालते हैं। और फिर एक कैलकुलेटेड होती है। कैलकुलेटेड कैसे आएगी कि कैलकुलेटेड हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे कि उसके जितने भी बॉन्ड्स हैं उन सब की एनर्जी निकाल लेंगे, तो हमारे पास कैलकुलेटेड हीट ऑफ फॉर्मेशन आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम हमेशा ये कह सकते हैं दैट दिस इज इक्वल टू डेल्टा आर
सॉरी, अगर कंबशन के फॉर्म में हो, अगर तुम्हें फॉर्मेशन ना दिया हो, कंबशन दिया हो, तो तुम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा चैप्टर ख़त्म होता है, यहीं तक तुम्हारे मेंस में आने के कुछ भी आसार हैं। एक लास्ट पोर्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा डेल्व नहीं करूँगा, उसको बस मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा के छोड़ रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक अलग छोटा सा एक वीडियो बना दूंगा मैं बाद में फॉर एडवांस। ये जो कॉन्सेप्ट है किरचॉफ्स लॉ, ये तुम्हारे या तो फिजिक्स में आते हैं या फिर तुम्हारे मेंस केमिस्ट्री, सॉरी एडवांस केमिस्ट्री में आएंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ क्या है? अभी तक तो हमने क्या देखा कि एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जा रहा है, या कोई रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो क्योंकि देयर इज ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड्स या ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, देयर इज सम एनर्जी चेंज। ठीक है, लेकिन ये हमेशा ये जो प्रोसेस होते हैं हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं, या तो कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर पे होंगे या कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम पे होंगे। ठीक, लेकिन अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल कोई देखते हैं, कोई एग्जांपल लेता है तुम्हारे लिए, लेट्स से दिस, तुम्हारे पास ये है एक जेनेरिक इक्वेशन है। ठीक है, सी सी प्लस डी डी। ठीक है, इसके लिए एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1 अगर डेल्टा H1 कहता हूँ मैं इसको, है ना, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, तो T1 टेम्परेचर पर ये x है। अगर मैंने टेम्परेचर T2 कर दिया, मतलब या तो बड़ा, इससे ज़्यादा या इससे कम, कुछ भी, मतलब टेम्परेचर में चेंज आया, तो दिस डेल्टा H नॉट विल नॉट बी इक्वल टू एक्स, ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर की जगह अगर ये कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम में हो रहा होता, तो हम इसको क्या लिखते हैं, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। गॉट इट? नाउ ये अलग अलग टेम्परेचर्स में इनकी वैल्यूज़ अलग अलग हो रही हैं, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चेंज को? तो अगर तुम्हें कैलकुलेट करना है कभी भी इस चेंज को, तो यू हैव दिस फॉर्मूला कि डेल्टा H विच इज़ इक्वल टू डेल्टा H2 नॉट माइनस डेल्टा H1 नॉट इज इक्वल टू डेल्टा CP इंटू T2 माइनस T1, कंसिडरिंग कि T2 इज़ ग्रेटर देन, मतलब छोड़ो T2 ग्रेटर देन T1 हो या ना हो, ये आएगा। और यही फॉर्मूला अगर मैं इसके लिए लगाऊं, ठीक है, जिसमें जो डेल्टा CP है दैट विल बी इक्वल टू C इंटू CP ऑफ C प्लस D इंटू CP ऑफ D माइनस A इंटू CP ऑफ A माइनस B इंटू CP ऑफ B। अगर ये CP है डेल्टा CP, तो डेल्टा CB क्या होगा, सेम, बस जहाँ जहाँ P है वहाँ वहाँ V डाल दो, CV C प्लस D स्मॉल d CV D माइनस A CV A माइनस B CV B। ठीक है, तो ये तुम्हारे किरचॉफ्स लॉ हो गए। इतना ही है अभी के लिए। ये कैसे प्रूव होगा, क्या होगा, ये अलग सेपरेट वीडियो में, इट्स नॉट फॉर यू, एडवांस के लिए बेसिकली आएगा। ठीक है, उसका लिंक मैं यहाँ लगा दूंगा। दिस इज व्हाट यू कैन डू, गॉट दैट? ठीक है, चलो फिर, बाय बाय, टेक केयर।